साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि पहले पार्ट में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड थे, उसको हमने कवर कर दिया और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे फीडबैक हमको मिले। तो उसी के संदर्भ में अब हम कुछ और चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे। मतलब मान के चलिए कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं और कुछ ऐसे की की पॉइंट्स हैं कि जो आपको भूलना नहीं है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लास्ट मोमेंट पे बहुत हाई-फाई चीज़ें पढ़ते हैं और छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं उसको हम स्किप कर जाते हैं। तो ये गलती आपके साथ ना हो, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि डीबीटी में आपके सेक्शन बी में 150 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस होंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा है यहाँ पे 200 क्वेश्चंस है कि जो सामने वाली एजेंसी है उसको भी कहाँ से क्वेश्चंस लेकर आएगा। तो यही सब चीज़ों से भी कुछ क्वेश्चंस लाते हैं और जहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको मैंने सॉल्व करते वक़्त भी मैंने दिखाया है। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके ज़ुबान पे रटी होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में प्रोटीन तक की बात कर ली थी, अब यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट तक की बात किए थे। अब यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है जहाँ पे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो हालाँकि इसके रिगार्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्लूइडिटी वगैरह होता है, तो वो चीज़ों को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बट यहाँ पे कुछ आपके कार्बन नंबर्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कभी भी आप सोचते होंगे कि अगर आपने आयुपैक नेम पढ़ा होगा, तो आप मेथ एथ प्रोप इस तरीके से जाते हैं, C3 कार्बन के लिए डेक पर जाते हैं या फिर उसके हिसाब से नाम करते हैं। बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट होता है और जो इनका कॉमन नेम है वो कभी-कभी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सैचुरेटेड कौन से होते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं होता है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। तो इसमें आपके 5 यहाँ पे आपके दिए गए हैं नाम, जिसमें आपका 12 कार्बन है तो हम उसको लॉरिक एसिड बोलते हैं, 14 आपने कॉमनली पढ़ा होगा मैरिस्टिक एसिड, 16 कार्बन आपने पाल्मेटिक एसिड की सिंथेसिस मैंने पढ़ाया है वहाँ पढ़ा होगा, 18 कार्बन जो होता है वो स्टीयरिक एसिड होता है। और बाकी 18 को याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका स्टीयरिक लिखा हुआ है इसमें एस को ऐसे लाके मिला दीजिएगा तो ये 8 बन जाएगा। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि ये आपका 18 कार्बन है। इसके अलावा आपका आर्कडिक एसिड है जो कि आपका 20 कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई आपका बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जब आप अनसैचुरेटेड की तरफ जाते हैं, यानी कि वहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले अगर आप पाल्मिटिक एसिड में अगर आपने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और जो डबल बॉन्ड होता है वो मान के चलिए आपका 9th पोजीशन के बाद स्टार्ट होता है या वहां से स्टार्ट होता है, तो पाल्मिटोलिक एसिड जो होता है यहाँ पे 9वें पोजीशन पे आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। फिर जब 18वें कार्बन पे अगर आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो हम इसको प्यार से ओलिक एसिड बोलते हैं। लिनोलिक जो होता है इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं 9th और 12th पोजीशन पे। और अर्कडोनिक एसिड जो होता है यहाँ पे आपको 4 डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और ये आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अर्कडोनिक एसिड जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसके अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स की सिंथेसिस इसके बाद होती है। तो ये आपका 20 कार्बन कंपाउंड होता है, 4 पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। और ये चारों पोजीशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 5, 8, 11, 14। ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो आप सीख कर जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमन नेम आपको याद रखने हैं, चाहे वो 12वें कार्बन का हो चाहे वो 14वें कार्बन का हो। 16 का पाल्मेटिक याद रखेंगे, 18 का याद करने में हमको दिक्कत नहीं होगी, स्टेरिक का एस लिखेंगे और 8 ऐसे बना देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अर्किटिक एसिड जो होता है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड आता है वो आपका क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड की कंडीशन में आ जाते हैं। राइट। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। बाकी इसके बाद ये कुछ अमाइनो एसिड्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ आपके बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ आपके स्ट्रक्चर ऑफ द पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड। कहने का मतलब ये है कि आपके पोलैरिटी को ये शो कर रहे हैं, लेकिन इन पे ओवरऑल चार्ज जो है वो नेट चार्ज नहीं है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अनचार्ज बोलते हैं। और बाकी ये क्या है, पोलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीरीन अगर आप देखते हैं, तो OH पर कैसा चार्ज होता है, माइनस है, तो यानी कि ये आपका पोलर अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से आपका थ्रियोनीन आता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड या OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिस्टीन के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। एस्पराजीन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ग्लूटामाइन। तो ये चीजों को याद रखेंगे, जो कि इनके ऊपर ये पोलर होते हैं लेकिन अनचार्ज होते हैं, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने डीबीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में भी सीखा है, कि जो आपके पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो आपके
बेसिकली जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। और बेसिक अमाइनो एसिड अगर आपको याद करना है तो एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लीजिएगा कि जेआरएफ क्वालिफाई करके आपको लैब ज्वाइन करना है, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो लैब लिख लीजिएगा। एल से आपका लाइसिन हो जाएगा, ए से आपका अर्जिनिन हो जाएगा, और बी से क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इसके अलावा एक आपका हिस्टडीन होता है, इसको भी हम पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना होगा। और बाकी हिस्टडीन के केस में क्या होता है, ये जो आपको रिंग देखने को मिल रही है, ये आपकी इमिडाजोल रिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, तो कुछ आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, उनके पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स जिनको हम बोलते हैं, जिसमें आपका ग्लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक आयरल अमाइनो एसिड है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि अमाइनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहे तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एलानिन को देखते हैं तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सी डबल ओ माइनस है, और यहाँ पे NH3 प्लस है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइसिन के केस में आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, तो ये आपका क्या होता है, एक आयरल अमाइनो एसिड होता है। बाकी ग्लाइसिन आपके सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। अगर आप 2-4 बातें इसकी रिकॉल करना चाहे, कहाँ-कहाँ आपने पढ़ा है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन जो होता है ये आपका क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस या पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, जहाँ पे ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम है। याद आया? ग्लाइसिन और सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो होते हैं, वो प्रिकर्सर होते हैं जब आप क्लोरोफिल या क्या बोलते हैं कि इनकी सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जब आप न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे या उसके अलावा फोटो रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, तो आपको बहुत जगह ग्लाइसिन जो होगा वो देखने को मिलेगा। इवन आप एसडीएस पेज करते हैं, वहां पे आपको ग्लाइसिन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें तुरंत आपको रिकॉल आनी चाहिए, और थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा कि ग्लाइसिन आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है और किस किस लहजे में ग्लाइसिन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका एलानिन हो जाएगा। प्रोलीन के बारे में हमने काफी चर्चा करके रखी है। ये बेसिकली आपका, बाकी सब अमाइनो एसिड होते हैं, ये बेसिकली आपका इमिनो एसिड होता है। ठीक है, अभी इसके डिटेल में घुसने की समय नहीं है, तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है, प्रोलीन जो होता है ये आपका इम्यूनो एसिड होता है। बाकी ये जहां रहेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहाँ कहाँ इसको हमने पढ़ा था, प्रोलीन को हमने अगर मैं याद आपको कराना चाहूँ तो मैंने आपको इसको, जो आपका क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोन वगैरह के केस में हमने इसको पढ़ा था, उसकी बायोसिंथेसिस में हम इसको पढ़ते हैं। प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और ग्लाइसिन भी वहां पर आता है जब आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उसका एक सेपरेट लेक्चर भी अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोलीन जो होता है ये आपके किसी भी कन्फर्मेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ये सारी स्टोरी जो होती थी वो आपका प्रोलीन के साथ चलता था। वैलिन जो है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है और मेथोनिन, ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जो कि आपको याद रखना है। और अभी रिसेंट में हम पढ़कर आए हैं, ये आपका प्रिकर्सर होता है, किसका प्रिकर्सर होता है, एथाइलिन हार्मोन का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीजों को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आपके 3 अमाइनो एसिड आते हैं, जिसमें आपका टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है और फेनाइल एलानीन है। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी हम फेनाइल एलानीन की कंडीशन में आपको फेनाइल केटोन्यूरिया डिजीज देखने को मिलता है। टायरोसिन का जो यहाँ पे 1 अल्फाबेट सिंबल होता है वो आपका वाई होता है। ट्रिप्टोफैन का डब्ल्यू होता है, फेनाइल एलानीन का एफ होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ट्रिप्टोफैन जो है ये आपका ऑक्सिन का प्रिकर्सर होता है, अभी हम आगे इसको समझ लेंगे। ठीक है, और टैरोसिन जो होते हैं ये आपके जितने भी आपके इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, या कह लीजिए आपके कैटाकोलामाइंस, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड जो होता है, इसमें अगर आप देखना चाहें तो आप याद करने के लिए आप नाग वर्ड को याद कर सकते हैं, NAG। अब इससे ज्यादा सरल आपको क्या बताया जाए, तो एन से क्या कर दीजिएगा, निगेटिवली कर दीजिएगा, ए से एस्पार्टिक एसिड कर दीजिएगा, और गेज जी से क्या कर देंगे, ग्लूटामेट कर देंगे या ग्लूटामिक एसिड कर देंगे। तो यहां तक आपको क्लासिफिकेशन ऊपर ऊपर मैंने बता दिया है। बाकी स्ट्रक्चर को भी पहचानने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, जब आपका ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना होता है जहाँ पे नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो आपके जीरो हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। इसको भी आप अपने बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी ये ग्लाइसिन का जब ज्यूटर आयन बनता है उसका फिगर मैंने लगा दिया है। नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द एल लाइसिन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद के कार्बन को हम नंबर देते हैं। तो यानी कि ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, डेल्टा है। और लाइसिन के केस में हमको एप्सिलॉन ग्रुप देखने को मिलता है या एप्सिलॉन कार्बन देखने को मिलता है। तो बस ये समझने के लिए मैंने लगा दिया है। ठीक है,
इसके अलावा कुछ आपके शुगर्स जो होते हैं, जो आपके न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, जैसे आपका डी राइबोज शुगर होता है, ये आपके पेंटोज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 कार्बन होते हैं। इसी तरीके से डी राइबोज आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और 2 प्राइम डी डॉक्सी राइबोज जो होता है, ये आपका डीएनए में होता है। याद रहेगा, राइबोज जो होता है ये आपका आरएनए में होता है, और किस पोजीशन पे हमने ऑक्सीजन को हटाया, जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर की कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे आपको OH देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से क्या होता है कि आपका इसको हम क्या बोलते हैं, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, क्योंकि हमने दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन को हटाया है। और जब हम सैंगर वाली सीक्वेंसिंग हमने किया था, जहां पे आपको 2 प्राइम 3 प्राइम डाई डीऑक्सी वाली स्टोरी जब आपको बताई थी, तो वहां पे 2 पोजीशन पर भी और 3 पोजीशन दोनों पर भी हमने क्या किया था, हमने ऑक्सीजन को हटा दिया था। याद आई कहानी? तो ये सारी चीजें अपडेटेड है। इसके अलावा एक ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग भी बस जो आपको समझना है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे, तो ये आपका 5 प्राइम फॉस्फेट होता है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ये आपका 7 बेस पेयर का यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप निकला होता है। और ये जो आपका एक्सेप्टर आर्म होता है, यहाँ से भी आपका बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि एक्सेप्टर ग्रुप जो होता है, जहाँ पे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, आके अटैच होते हैं। बेसिकली ये होता है सीसीए आर्म, इसको बोलते हैं। यहाँ पे 3 बेस आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके सीसीए ग्रुप कह सकते हैं, मतलब साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन वगैरह होता है, तो ये को हम क्या बोलते हैं, सीसीए आर्म बोला जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ पर अमाइनो एसिड आके जुड़ते हैं, तो इसके लिए आपकी एक अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, जिसको हम सीसीए आर्म बोलते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और अभी धैर्य से बने रहिए, आगे बहुत शानदार चार्ट्स मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है। अब इस तरीके से आपको मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब आप सेल सिग्नलिंग मैंने आपको पढ़ाया होगा, और या इसके अलावा जब आप बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे एक आता है आपका हाइड्रोपैथी प्लॉट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर अभी यहाँ तक अंदर तक जाने का समय नहीं है, बट एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका दो आपके मेन प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें आपका एक ग्लाइकोफोरिन आता है और एक आपका बैक्टीरियोरोडोप्सिन आता है। तो एक चीज याद रखिएगा, ग्लाइकोफोरिन जो होता है, जब आप इसका हाइड्रोपैथी ड्रॉ करते हैं, सॉरी, तो क्या होता है कि इसमें आपको एक पीक देखने को मिलता है। मतलब ये आपका जो लिपिड की बाइलेयर है, उसको एक बार क्रॉस करता है, सिंपल सी कहानी है। और लिपिड की बाइलेयर को जो 7 बार क्रॉस करता है, जिसमें मैंने आपको जीपीसीआर पढ़ाया था, उसी तरीके से ही आपका एक होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। याद रहेगा? तो बैक्टीरियोडॉप्सिन में अगर आपसे कहेगा कि आपको कितने पीक देखने को मिलेंगे, तो बैक्टीरियोडॉप्सिन में हमको 7 पीक देखने को मिलेंगे, और ग्लाइकोफोरिन में हमको एक पीक देखने को मिलेगा। याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लो किस तरीके से अगर आपको बना के दे दिया फिगर कि बताओ कौन सा ग्लाइकोफोरिन है, कौन सा बैक्टीरियोडॉप्सिन है, तो कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने एक चीज और लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन पे आधारित है, जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम भूल जाते हैं इन चीजों को। कभी भी जब आपका डाइसल्फाइड का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो आपका साइटोसॉल जो आपके सेल्स के साइट्स होते हैं, अगर आप उस पर गौर करेंगे, जैसे कि ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलाइसिस हो गया, लिपिड की ये बाइलेयर हो गई, ये आपका साइटोसॉल हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो जाता है। तो जो आपका साइटोसॉलिक साइड होता है, यहाँ पे एक आपका रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे सल्फेटिल ग्रुप जो होते हैं वो एसएच के फॉर्म में रहते हैं। और मोस्टली जो डाइसल्फाइड का लिंकेज होता है, वो आपका साइटोसॉल में नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। कहाँ पर होता है? एक्स्ट्रा सेलुलोजिक साइड पर होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, अब या तो सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन या तो इंटरचेन होगा, या तो फिर इंट्राचेन होगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो कहानी होती है, ये साइटोसॉल के अपोजिट होती है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि साइटोसॉल में क्यों नहीं डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर ये होता है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है, इसी वजह से यहाँ पे डाइसल्फाइड का लिंकेज नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीडाइजेशन वाला इन्वायरमेंट हमको चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए की पॉइंट था, जो आप नोट डाउन करेंगे, याद रखें। किस्मत अच्छी रहेगी तो मिल भी सकता है। इसी तरीके से जब हमने अमाइनो एसिड्स को पढ़ा था, तो यहाँ पे दो आपकी डिजीज आती हैं। एक आपका एल्बिनिज्म डिजीज होता है, जो कॉज्ड होता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ द टायरोसिनेज एंजाइम की जब कमी हो जाती है, तब एल्बिनिज्म होता है। हालांकि अभी इसका मैंने एक सेपरेट चार्ट लगाया है, तो वहां पे इसका पूरा पाथवे मैं आपको दिखा दूंगा। और फेनाइल केटोन्यूरिया जो होता है, ये कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम फेनाइलएलनिन हाइड्रोक्सीलेज की वजह से होता है। तो ये भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो आपका साइटोसॉल होता है, वहां पे रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है, वहां पे डाइसल्फाइड का लिंकेज नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और ग्लाइकोफोरिन हो गया, वहां पे एक पीक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका
क्या कहते हैं, जो कि आपका एक पीक देगा, यानी कि एक बार लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस करेगा। और बैक्टीरियोडॉप्सिन हो गए, जीपीसीआर हो गए, ये आपको 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। इसी वजह से जब हम हाइड्रोपैथी प्लॉट्स या हाइड्रोपैथी इंडेक्स ड्रॉ करते हैं तो ये हमको 7 पीक देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। बाकी बैक्टीरियोडॉप्सिन के बारे में भी थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, और ग्लाइकोफोरिन भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और भी मैं आपको समझा देता हूँ, जब हमने लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न्स आती है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जैसा कि यहाँ पे आपका सिंथेटिक लिपिड के बाइलेयर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके स्टेरॉइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था, क्योंकि मैंने आपको सेल सिग्नलिंग के समय बताया था कि जो आपके स्टेरॉइड के मॉलिक्यूल होते हैं, वो लिपिड के बाइलेयर को आसानी के साथ क्रॉस करके जाते हैं, और उनके जो रिसेप्टर होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? साइटोसोल में होते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। ठीक है? तो यानी कि जो आपके हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो आपका स्टेरॉइड हार्मोन होगा, वो लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगा। इसी में आपके जितने भी गैसेस आते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, ये गेट का क्वेश्चन है। एक बार ऐसे ही गेट में क्वेश्चन बना के पूछा गया है, तो इसी वजह से मैंने इस चार्ट को लगा दिया है। ठीक है? तो ये जो होते हैं, ये क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद जो आपके स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स में जो आते हैं, इसमें आपका वाटर होता है, यूरिया होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, अमोनिया होते हैं। तो ये क्रॉस करते भी हैं, कभी-कभी नहीं भी करते हैं। इसके अलावा जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि कभी-कभी आप सोचेंगे ना, अगर आपसे कहा जाएगा कि ग्लूकोज क्या है बताइए, तो आप सोचोगे यार इसमें तो कोई चार्ज वगैरह तो मुझे देखने को मिलता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पोलर है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये आपका क्या है? इसपे चार्ज तो नहीं है, लेकिन ये आपका लार्ज मॉलिक्यूल है और पोलर है, तो ये भी आपका मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे रिवर्स सिग्नल लगा हुआ है। तो याद रहेगा, ग्लूकोज एंड सुक्रोज क्या होते हैं? ये आपके लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो आपके जितने भी आयंस होते हैं, इनको भी क्रॉस करने में दिक्कत आती है। तो समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी सिंपल सी कहानी मेरे बताने का ये था कि ग्लूकोज और सुक्रोज को लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लगता है कि ग्लूकोज जो होगा वो तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज जो होता है वो आपका पोलर मॉलिक्यूल के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो जो लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, उसमें आपके ग्लूकोज एंड सुक्रोज होते हैं, और स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे यूरिया है, ये आपका पोलर है, वाटर है, ये भी आपका पोलर है, ग्लिसरॉल है, ये भी आपका पोलर है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। और इसके आगे आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने लगा दिया है, जो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जैसा कि आपको पता है ट्रांसलेशन हुआ, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब इस प्रोटीन का डेस्टिनेशन कहीं भी हो सकता है। मान के चलिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जा सकता है, प्लास्टिड में भी जा सकता है। हो सकता है वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डेडिकेटेड बनाई गई हो। तो कैसे जाएगा? तो जाने के लिए क्या होता है कि जो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए कि ये आपकी पेप्टाइड बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका एन टर्मिनल होगा, ये आपका सी टर्मिनल होगा। तो क्या होता है कि एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस पाए जाते हैं। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालाँकि इसकी भी अपनी स्टोरी होती है, बट अभी उसको करने का समय नहीं है। तो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, इस सिग्नल सीक्वेंस की मदद से क्या होता है कि उनका अपना पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आधारित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी प्रोटीन को न्यूक्लियस की तरफ जाना है, इंपोर्ट होना है, तो वहां का जो सीक्वेंस होता है, वहां पे लाइसिन अर्जिनिन रिच होता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका डीबीटी जीआरएफ में और इसके अलावा सीएसआईआर में भी आपका पूछा गया है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो आपका न्यूक्लियस में जब आपका इंपोर्ट होता है, तो चूंकि भाई कोई भी चीज एक तरफ से नहीं होती, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी कोई चीज जो होती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके लिए आपको एक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में आपका जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, और मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका रैस प्रोटीन है, इसी में आपका रैब आता है, और एक आपका रैन आता है। तो जो रैन में एन लिखा है, तो एन को जोड़ लीजिएगा न्यूक्लियस से। तो रैन जीटीपी की जो हाइड्रोलिसिस होती है, या रैन न्यूक्लियेजेस जो होते हैं, वो काम करते हैं जब न्यूक्लियस से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है। तो चूंकि आपको जब इंपोर्ट के लिए याद रखिएगा, लाइसिन लाइसिन अर्जिनिन जो होता है, ये आपका न्यूक्लियस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? तो यानी कि उनके ऊपर क्या बोलते हैं, लाइसिन है, अर्जिनिन है, तो यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है? तो जब पॉजिटिवली चार्ज होता है, तब वो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया गया है, जो कि आपका यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपका ये पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंस है, थोड़ा सा याद करना यहाँ पे मुश्किल रहता है। प्लास्टिड जो है, इसका याद रखिएगा, जो कि आपका सीरीन के फॉर्म में रहता है। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, सीरीन थ्रियोनीन का सीक्वेंस होता है। हालांकि शॉर्ट में ही आपको दिया जाएगा, एन टर्मिनल के फॉर्म में होगा।
पेरोक्सीसोम ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि आप C2 साइकिल में आप पढ़ते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी सिग्नलिंग सीक्वेंस को आप गौर करेंगे, उसका जो सीक्वेंस होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कलम से हाईलाइट कर देता हूँ, वो आपके एन टर्मिनल पे होते हैं, लेकिन जो आपका पेरोक्सीसोम होता है ये आपका सिग्नल सीक्वेंस सी टर्मिनल पे होता है, याद रहेगा। तो ये आपका एक एक्सेप्शनल केस होता है, जो कि आपका सिग्नल सीक्वेंस जो आपको देखने को मिलता है वो आपका कहाँ पर होता है, सी टर्मिनल पर होता है। तो पेरोक्सीसोम के केस में अगर आपसे पूछा गया एक्सेप्शनल केस है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो आपका कहाँ पर होता है, वो आपका जो होता है वो आपका सी टर्मिनल पर होता है, और इसका जो सीक्वेंस होता है वो आपका सीरीन होता है, लाइसीन होता है, ल्यूसीन होता है, ठीक है। तो याद रहेगा यहां तक कहानी। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंपोर्ट वाली स्टोरी मैंने आपको बताई ही थी, जो मैंने इसके रिगार्डिंग डीबीटी के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था। और कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर उनका डेस्टिनेशन होता है, उनको अगर मान लीजिए गलती से दूर चली गई और फिर उनको वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना, मतलब क्योंकि प्रोसेसिंग होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में, तो मान लीजिए कि प्रोटीन आपकी ईआर से गोल्जी तक गई, अब इसको गोल्जी से ईआर आना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामेट, यानी कि अगर आप वन वर्ड सिंबल निकालेंगे तो ये आपका होता है, लाइसिन का सिंबल जो होता है वो के होता है, एस्पार्टिक एसिड का जो होता है वो आपका डी होता है, और ग्लूटामेट का ई होता है, और एल जो होता है ल्यूसीन का एल होता है। तो के डी ई एल सीक्वेंस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब गोल्जी बॉडी में रिटर्न होता है तो के डी एल सीक्वेंस होता है। पेरोक्सीसोम वाला मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपका लाइसीन है, एसके वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पेरोक्सीसोम को याद रखना है तो सीरीन का एस, लाइसीन का के, इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे रटना पड़ेगा, जिसमें आपको मैंने बता दिया ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकल गए, मतलब कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से किस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस के इंपोर्ट के लिए आपको याद रखना है बेसिक प्रोटीन आपको चाहिए होगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज वाली चाहिए, लाइसिन अर्जिनिन चाहिए एन टर्मिनल पे। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, सबका सीक्वेंस एन पर है लेकिन पेरोक्सीसोम का सीक्वेंस जो है वो सी पर है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आपका न्यूक्लियस वाला हो गया, न्यूक्लियस वाले केस में आपका रैन जीटीपी आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड वाले केस में सीरीन थ्रियोनिन वाला सिग्नलिंग सीक्वेंस होता है, और रिटर्न जब ईडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना होगा तो वो आपका कैसे आता है, केडीएल पे आता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रट लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और चीजों को भी मैंने लगाया है, समेटा है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। जैसे विटामिन डी 2 जो होता है ये आपका डेरिवेटिव होता है स्टेरॉइड का, पहले हमने चर्चा किया था जब कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस पढ़ा था। एर्गोस्टेरॉल एंड विटामिन सी जो होते हैं ये आपके डेरिवेटिव ऑफ द ग्लूकोज के होते हैं। इसी तरीके से विटामिन D2 जो है वो आपका स्टेरॉइड का डेरिवेटिव है, विटामिन सी जो है ये आपका ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद ओनली विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर फॉर मैनी मंथ्स एंड देयरफॉर इट एन एक्सेप्शन इन द वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो यानी कि विटामिन B12 बी मतलब जो विटामिन की क्लासिफिकेशन का क्या स्टोरी था, यही तो था, एक आपका वाटर सॉल्युबल होता है और एक आपका फैट सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल WBC याद कराया था, W से वाटर सॉल्युबल, B से B और C से C विटामिन, ठीक है। तो बी में जितने विटामिन होते हैं उसमें आपका जो एक्सेप्शनल आपका है, जिसमें आपका B12 आता है, हो सकता है घुमा के पूछ ले, तो यही आपका एक ऐसा विटामिन है जो आपका एक्सेप्शनल विटामिन है, जो कि आपका स्टोर किया जाता है, ठीक है। और मतलब ये वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, तो एक पॉइंट याद रखेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड अलोंग विद देयर फंक्शन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके कुछ आपके अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया साइकिल, ये चैप्टर अवेलेबल है, मौका रहेगा तो पढ़ लीजिएगा। यूरिया साइकिल मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था जब चैनल क्रिएट किया था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपको अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं जो इस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपका ऑर्निथीन होता है और सिट्रुलिन होता है, और इसी तरीके से आपका अर्जिनोसक्सिनिक एसिड होता है। लेकिन ऑरिनथीन और सिट्रुलिन ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में नहीं आते। कहने का मतलब यही है कि नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड का मतलब है कि जो आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने हैं भैया, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमारे पास 20 है, तभी तो हमारे पास कोडॉन है 20 के लिए, ठीक है। हालांकि 21 और 22 भी अमाइनो एसिड है, उसको भी
ये आपका होमवर्क है, बताइएगा क्या होते हैं 21वां और 22वां अमाइनो एसिड। बट उसके अलावा जो आपके नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, जिनको हम अमाइनो एसिड तो कहते हैं, लेकिन वो आपके आइडियली प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं, जो आपका ऑर्निथिन है, सिट्रुलिन है। तो अगर आपसे कहेगा तो आप क्या आंसर करेंगे कि ऑर्निथिन सिट्रुलिन है, जो कि आपके बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया में इन्वॉल्व है। इसी तरीके से आपका थायरॉक्सिन आता है, ट्राईआइडोथायरोनिन आता है। तो ये आपका थायरॉक्सिन हमेशा याद रखिएगा, ये आपका T4 होता है, और ट्राईआइडोथायरोनिन जो होता है ये आपका T3 होता है। हालांकि एक्टिव फॉर्म जो होता है वो शायद T3 ही होता है, उसमें आयोडीन को रिमूव किया जाता है। तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो डेराइव्ड होता है फ्रॉम द टायरोसिन। और एक चीज और याद रखिएगा, थायराइड का जो रिसेप्टर होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं इस केस में। ठीक है, मतलब दो ही चीज तो पढ़ा भैया, या तो प्रोटीन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होगा, ठीक है, स्टेरॉइड है तो साइटोसॉल में होगा। लेकिन ये तो अलग केस आ गया ना, ये तो इसका रिसेप्टर तो सीधा न्यूक्लियस में जाकर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब कभी भी कोई आपका बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है और जिसमें आपका मेथाइल ग्रुप को डोनेट करना होता है, मेथाइल आपको पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप मिसमैच रिपेयर पाथवे पढ़ते हैं, या इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में जब आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली स्टोरी आती है कि बैक्टीरिया जो है वो अपने डीएनए को क्यों नहीं किल कर दे रहा है, क्यों नहीं किल करता है, क्योंकि उसके डीएनए पर क्या लगा होता है, मेथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेथाइल लगता कैसे है बाबू? तो मेथाइल जो लगता है इसके लिए एक आपका पर्टिकुलर कंपाउंड होता है, पर्टिकुलर केमिकल होता है, जो सैम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मेथाइल ग्रुप का डोनर होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, एस एडिनोसिल मेथ्योनिन बोलते हैं। तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इसी तरीके से आपका होमोसिस्टीन आपको याद रखना है, जो कि आपका मेथोनिन के मेटाबॉलिज्म में बनता है। और होमोसिस्टीन जो होता है ये आपका रिस्क फैक्टर होता है फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज वगैरह में, ये आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जो आपको नेक्स्ट याद रखना है, जो कि आपका डोपा होता है, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका प्रिकर्सर होता है फॉर द मेलानिन पिगमेंट के लिए। हालांकि ये टायरोसिन वाले पाथवे से आते हैं। अब ये मैंने एक फिगर लगा रखा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। फिर आपका क्रिएटिनिन आपने पढ़ा होगा, डेराइव्ड फ्रॉम द मसल एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। और जो आपका ओवोथायोल होता है ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, जो पाया जाता है फर्टिलाइज्ड एग में पाते हैं, और एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो ओवोथायोल हो गया। और ये जो आपके ड्रग है एजासिरिन, इसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये आपकी एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी कैंसर ड्रग। तो ये आपका एजासिरिन है, जो कि आपका अमाइनो एसिड नेचर का है। और साइक्लोसिरीन जो होता है ये आपका एंटी ट्यूबर स्क्लेरोसिस ड्रग है। तो कुल मिला के ये चार्ट याद रखिएगा, जिसमें आपको समेट कर जो जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट नहीं भूलना है यूरिया साइकिल वाला, ऑरिन्थिन, सिट्रुलिन। थायरॉक्सिन आपका T4 है, ये नहीं भूलना है। टायरोसिन का डेरिवेटिव है। टायरोसिन का जो रिसेप्टर है वो आपका न्यूक्लियस में है। मेथाइल डोनेट कौन करेगा, सैम करेगा। और डोपा क्या होता है, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, आगे समझ लेंगे। और एजासिरिन जो होता है ये आपका एंटी कैंसर ड्रग है। तो यहां तक कहानी याद रहेगी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, धैर्य के साथ बने रहिए। बीटा एलानिन वगैरह भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक आपका ये गाबा आता है, याद है ना, गाबा जो होता है ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या आंसर करेंगे, गाबा को नाम आंसर करेंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ग्लूटामिक एसिड का डेरिवेटिव है, नाम से ही स्पष्ट है। इसके बाद ALA, ये आपका होता है जो कि आपके अल्फा अमाइनो लिवलिक एसिड होता है, जो कि आपका इंटरमीडिएट होता है जब आप पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं। पोरफायरिन जो होता है वो हीम होता है, याद रखिएगा। इसका बायोसिंथेटिक पाथवे में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो गलत करके मत आइएगा। ठीक है। और टारुइन जो होता है वो बाइल एसिड वगैरह में पाया जाता है, जो कि आपने पढ़ा होगा ना, बाइल एसिड में टारोलिक एसिड, टारोकोलिक एसिड ऐसे करके नाम आता है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ जब प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की बात आ रही है तो कुछ मैं टेस्ट आपको बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे ICMR में पूछा जाता है। तो खैर हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की चर्चा की थी, और मैं आपको बता दूं कि एक लेक्चर मेरा अवेलेबल है जो मैंने ICMR के टाइम पे डाला है, उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहां पे आपको जितने भी टेस्ट हम करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स के रिगार्डिंग, जैसे बेसिकली अगर आपको कार्बोहाइड्रेट पहचानना है तो आप कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉलिस टेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज के लिए कौन सा करेंगे, फ्रक्टोज के लिए कौन सा करेंगे, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैं आपको प्रोटीन का बता देता हूं। तो अगर आपको प्रोटीन के टेस्ट में जो आपका बायूरेट टेस्ट होता है, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज को डिटेक्ट करता है। तो बायूरेट टेस्ट करते हैं। निनहाइड्रिन जो होता है ये आपका अल्फा अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करता है। ज़ैंथोप्रोटिक जो होता है, एक्स लगा हुआ है, ये आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए है, बेसिकली आपका बेंजीन रिंग को दिखाता है। मिलन्स रिएक्शन जो होता है आपका टायरोसिन के लिए है।
और जो आपको इंडोल के लिए हॉपकिंस है, साकागुची भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपका गॉनिडो ग्रुप के लिए है, अर्जिनिन के लिए करते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें, पाउली टेस्ट जो होता है ये आपका हिस्टडीन के लिए करते हैं, क्योंकि हिस्टडीन में क्या होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। ठीक है, बाकी अगर मन करेगा तो थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करिएगा, बट अगर आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना होता है तो हम बायूरेट टेस्ट करते हैं। याद रखिएगा, निन हाइड्रिन अल्फा अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करता है। ज़ैंथोप्रोटिक जो होता है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए है। मिलन्स जो है वो आपका टायरोसिन के लिए है। हॉपकिंस कूल जो होता है वो ट्रिप्टोफैन है, और ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, इंडोल रिंग पाई जाती है। साकागुची जो होता है ये आपका अर्जिनिन है, जहां पे ग्वानाइडो ग्रुप को डिटेक्ट करता है। पाउली टेस्ट जो होता है वो हिस्टडीन के लिए होता है, जो आपका इमिडाजोल रिंग को डिटेक्ट करता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जितने डायग्राम्स आपको मिलेंगे, ये सारे डायग्राम आपको, चार्ट जो है वो आपको लेलिंजर के मैंने लगाए हुए हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जाम्पल है आपके पोलर, नॉन पोलर और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो जैसा कि पोलर में हम बहुत सोचते हैं ना कि ग्लूकोज पता नहीं पोलर है कि नहीं है, मतलब दिमाग में अगर आप स्ट्रक्चर बना लोगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज जो है वो पोलर है। लेकिन जेन्युइन हम क्या सोचते हैं, ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट है तो ये आपका पोलर नहीं होगा। ठीक है, खैर मेरे साथ तो ऐसा होता था, अब आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। ग्लाइसिन आपका पोलर है। इसके अलावा एस्पार्टेट पोलर है, लैक्टिक एसिड आपका पोलर है, ग्लिसरॉल आपका पोलर है। नॉन पोलर में आपका टिपिकल वैक्स आते हैं, देख सकते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल जिसपे आप कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों कह सकते हैं, वो आपका फेनाइल एलानिन है। और आपका फॉस्फेटिडिल कोलीन है, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह पे होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर, नॉन पोलर, इस तरीके से। फिर आप प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं और उनके यहाँ पे चार्ट में एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे अगर हमने लाइपोप्रोटीन बोला तो इसका मतलब कि इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, लिपिड है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है ये मैंने अभी आपको एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ाया है, और मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है। अगर बताते समय अगर आपके जहन में नहीं आ रहा है तो तुरंत जाके रिकॉल करिए। ग्लाइकोप्रोटीन में आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जो कि आपका इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। फॉस्फो, जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा है कि मोस्टली चीजें जो होती है सिस्टम में आपके ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। फॉस्फोप्रोटीन जब आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जो कि मिल्क की प्रोटीन जो होती है उसको हम केसीन बोलते हैं। हीमोप्रोटीन में हीम ग्रुप अटैच होगा, आयरन होगा, हीमोग्लोबिन होगा। फ्लेवोप्रोटीन में फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड होगा, जो कि आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, और ये जो होता है, इसको एक चीज और याद रखिएगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम होता है। सबका मार्कर एंजाइम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कुछ आपके मेटालोप्रोटीन है, जिनके कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप में मेटल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उस कंडीशन में आपका फेरेटिन आयरन हो जाएगा। जिंक जो होता है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और भी जो आपको याद रखना है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज याद रखिएगा। ठीक है, और एक जो आपको याद रखना है वो आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, जिंक आपको याद रखना है, आयरन याद रखना है, और बाकी कहाँ कहाँ पढ़ा था उसको भी सोचिएगा। कैल्शियम जो होता है, कैलमॉड्रिन वाली स्टोरी आती है, कैल्शियम कैलमॉड्रिन बहुत ही तगड़ा इंटरेक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। मॉलिब्डेनम डाई नाइट्रोजिनेस या नाइट्रोजिनेस एंजाइम के लिए होता है, डीबीटी का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन साइकिल से आपको मिल जाएगा। कॉपर जो होता है ये आपका प्लास्टोसाइनिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी में एक क्वेश्चन छिपा हुआ है जो आपको मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पीएच ऑफ द सब एक्वस फ्लूइड, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, जितनी बार मैंने आपको पढ़ाया था मैंने बोला था कि पीएच आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आपका एक चार्ट बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर 7 पीएच होता है तो ये आपका न्यूट्रल होता है। एसिडिक पीएच के लिए आपको बिलो 7 जाना है, और उसके बेसिस पे जाते हैं तो आपको बेसिक मिलता है। तो जो आपको मोटा मोटा याद रखना है, जो आपका 1 मोलर HCl होता है ये सबसे ज्यादा आपका एसिडिक है। 1 मोलर NaOH जो है ये आपका हाईली बेसिक है, यानी कि इसका 14th है पीएच, और 1 मोलर HCl का जो है वो आपका 0 है। गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, पेप्सिन वगैरह जो होते हैं इनका पीएच जो होता है वो आपका 1.3 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपका दिया गया है, पढ़ लेना। मिल्क है, सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सलाइवा का पीएच जो बता रखा है 6.8 याद रखिएगा। इसी तरीके से फिर ह्यूमन ब्लड है, ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा वगैरह, इस तरीके से सारी चीजें दी गई हैं। और इसी में आप एक और याद रखिएगा, यूरिन, यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेगी। बाकी पीएच के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराते समय भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसको जाके वॉच आउट कर लीजिएगा।
ठीक है, अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट के बारे में मैं आपको बार-बार बोलता था कि उसको आप पढ़िएगा ज़रूर, तो ख़ैर मैंने उसको लगा भी दिया है। एक क्वेश्चन और भी आपका आता है कि आपका पॉलीपेप्टाइड का चेन मतलब कुछ आपके केमिकल्स होते हैं जो पेप्टाइड को क्लीव करने के काम आते हैं। तो पहला तो पूछता है कि फ्रेगमेंट वगैरह कितने बनेंगे, उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको रटाया भी था, सबके कुछ होते हैं ना, कोई आपका एन टर्मिनल से काटेगा, कोई आपका सी टर्मिनल से काटेगा। तो जैसा कि ट्रिप्सिन आपका एंजाइम होता है जो सेल कल्चर वगैरह में बहुत ही शानदार तरीके से यूज करते हैं, मैंने इसको रटाया है और ट्रिप्सिन को मैंने बोला है कि जब आप ट्रिप्सिन पढ़िए आज से तो उसको एस मत पढ़िए, उसको CIN पढ़िएगा। ठीक है, समझ में आ रही है भैया बात? ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन तो यानी कि क्या हो गया, ये आपका सी टर्मिनल से काटेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाइसिन अर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड से कट मारेगा, पहली चीज। इसी तरीके से आपका कुछ एक सब मैक्सिलरी प्रोटीएज है, ये आपका सी टर्मिनल से काटेगा। काइमोट्रिप्सिन की स्पेलिंग में ही सी लगा हुआ है, स्टार्ट है, तो ये आपका सी टर्मिनल से काटता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड को मार के काटेगा। इसी तरीके से आपका जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह है, ये भी सी टर्मिनल से काटता है। पेप्सिन अमाइनो एसिड है, ये आपका जो होता है, ये आपका एन टर्मिनल से काटता है, जो कि अभी हमने चर्चा किया पीएच के बारे में। तो ये आपका ल्यूसीन फेनाइलएलानाइन ट्रिप्टोफैन या कह सकते हैं एरोमेटिक को रिकॉग्नाइज करता है। और आपका एंडोप्रोटीनेज जो है ये आपका सी टर्मिनल से काटता है, और साइनोजिन ब्रोमाइड ये भी आपका सी लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, सी टर्मिनल से काटेगा और मेथियोनिन अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करेगा। तो जो आपको यहाँ से समेट कर जाना है, एटलीस्ट जो आपको भूलना नहीं है भैया, वो आपको ट्रिप्सिन है, रटा दिया है, सी पढ़ेंगे ट्रिप्सिन। साइनोजिन ब्रोमाइड में सी से स्टार्ट है, सी से काटेगा। काइमोट्रिप्सिन सी से स्टार्ट है, सी से काटेगा। ठीक है, बाकी साइनोजेन ब्रोमाइड जो होता है आपका मेथोनिन को डिटेक्ट करता है। पेप्सिन जो होता है एन टर्मिनल से काटता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो गया। और इसके अलावा जो आपका काइमोट्रिप्सिन होगा वो आपका फेनाइल ट्रिप्टोफैन टायरोसिन। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज को मैंने और लगा दिया है, वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, और यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा। जब भी आप कभी भी आप प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा एन टर्मिनल से सी टर्मिनल पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप केमिकल सिंथेसिस करते हैं, ये आपका लिखा हुआ है, जो कि आपका एक बहुत बड़ा एक पूरा टॉपिक ही है लैलेंजर में, कि केमिकल सिंथेसिस ऑफ ए पेप्टाइड ऑन एन इनसॉल्युबल पॉलीमर सपोर्ट पर होता है। तो यहाँ पे जो आप केमिकल के मतलब एक पर्टिकुलर आप इनर्ट केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो आपका FMOC होता है, तो खैर उससे अभी आपको लेना देना नहीं है। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका केमिकल सिंथेसिस होता है वो प्रोसीड करता है कार्बोक्सी टू अमाइनो टर्मिनल, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन वाइवो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन मतलब इंटरव्यू में, एग्जाम में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं, गेट वगैरह तक ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल सिंथेसिस जो होती है वो एन टू सी टर्मिनल होती है, लेकिन जब हम लैब में इन विट्रो सिंथेसिस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सी टू एन होता है। हालांकि इसकी अपनी एक स्टोरी है, कहानी है, लेकिन अभी उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, न समय है। तो केवल इतना याद रखिएगा, एन से सी टर्मिनल आपकी नॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अमाइनो टू कार्बोक्सी। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल मेथड से सिंथेसिस करेंगे तो वो आपका कैसे होगा, कार्बोक्सी टू अमाइनो होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो आपको एक और चीज याद रखना है, इसी तरीके से आप डीएनए का भी याद रख लीजिए। नॉर्मली जो होता है वो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, लेकिन जब आप केमिकल सिंथेसिस करते हैं तो वो भी आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो ये दो आप कह सकते हैं ना बहुत ही की पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। इस तरीके से आपका कुछ यहाँ पे ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम पढ़ा के रखा है। मैक्रोफाज आपके फाइगोसिटिक होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होंगे वो आपके प्रोड्यूस और सिक्रीट करेंगे एंटीबॉडी को। टी लिम्फोसाइट में एक आपका साइटोटॉक्सिक होगा जो आपका किल करेगा। और इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो वेरियस इंटरल्यूकिन्स वगैरह को सिक्रीट करा के हेल्प करेंगे, नाम में से ही स्पष्ट है। ठीक है, और इम्यूनोलॉजी तो गलत ही नहीं करना है, इतना शानदार मैंने आपको पढ़ा के रखा है। अब एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी पैथोजेंस वगैरह भी पूछते हैं, हालांकि इसको मैं और भी डिटेल चार्ट मुझे मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। बट एक चीज याद रखिएगा, जो आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ये आपका ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी स्पीसीज से होता है। ठीक है, कभी कभी ये आपका दो होता है, अमेरिकन भी एक होता है, तो उसको गूगल से सर्च करके लिख लीजिएगा, दो आपका होता है। एक शायद ब्रूजी होता है, एक शायद क्रूजी होता है। ठीक है, तो बट इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बट ये डीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है सीधा सीधा आपसे पूछ ले कि ट्रिपैनोसोमा जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है। और याद रखिएगा इसका वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर को तो भूलिएगा ही नहीं। वेक्टर क्या है इसका, सीसी फ्लाई है। ठीक है, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर होता है, मक्खी होती है। और इसी तरीके से आपका लीशमानिया वगैरह होता है, जिससे आपका कालाजार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोबोटामस क्या होता है, फिलोबोटामस जो होता है वो उसका वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, याद रखिएगा, इसको प्यार से सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से फाइलेरिया है, मलेरिया है, तो ये चीजों को एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा।
फिर आपका कुछ मैंने यहाँ पे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स लगा दिए हैं जो कि आपके ह्यूमन सिस्टम में पाए जाते हैं। ग्लूट ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि आपके बहुत तरीके के होते हैं। कॉमनली जो है वो आपका ग्लूट 1 है, यूबिक्वाइटस है। ग्लूट 2 जो होता है ये आपका लीवर, पैनक्रियास वगैरह में पाया जाता है। ग्लूट 3 याद रखिएगा आपका ब्रेन में होता है। जो याद करना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लूट 5 जो होता है बेसिकली ये आपका टेस्टिस में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि शायद यही वाला जो होता है वो फ्रक्टोज वगैरह के डिटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये थोड़ी अपडेटेड बुक है लेलिंजर की, तो शायद यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लूट 8 टेस्टिस में है, और ग्लूट 10 वगैरह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट जो आपको ग्लूट 1 2 3 4 5 तक याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपका रिलेशनशिप एवं के इक्विलिब्रियम डेल्टा जी वगैरह का जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो कभी भी आपकी स्पॉन्टेनियस जब आपका के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होनी है तो के इक्विलिब्रियम जो होगा वो 1 होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा जी आपका 0 होता है और के इक्विलिब्रियम आपका 1 होता है। और जब आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होना होता है, सॉरी, ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ। रिवर्स, हाँ सॉरी, रिवर्स डायरेक्शन में जब आपको जाना होगा तो जो आपका के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है वो बिलो 1 होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। बाकी डेल्टा एंट्रोपी वगैरह के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको याद रखिएगा। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो के इक्विलिब्रियम जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे तो वैल्यू 1 होगी। जब आप उसके बिलो जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, तो 1 से कम हो जाएगी। डेल्टा जी जो होगा ये आपका 0 होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसके बाद यहाँ पे लगाया गया है सम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सम फास्फोराइलेटेड कंपाउंड इन एसिटिल कोएंजाइम है। तो एसिटिल कोएंजाइम में आपका थायोस्टर लिंकेज होता है। बेसिकली आपका क्या होता है कि जो आप देखते हैं ना कि कितने हाई एनर्जी जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो आपको देखने को मिलती है वो आपका इस तरीके से, ये पूरा आपका चार्ट बना हुआ है जहाँ पे आपको इस तरीके से आपको पूरा देखने को मिलेगा। फास्फोइनॉल पायरुवेट ये आपका हाई एनर्जी कंपाउंड है। इसी तरीके से आपका बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोक्रिएटिनिन है, ये सारे आपके क्या होते हैं, बहुत ही हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जो सिस्टम प्रेफर करता है वो एटीपी करता है, और एटीपी से जो आपको एनर्जी मिलती है, निकलती है, वो आपकी 30.5 किलो जूल में है, और 7.3 जो है वो आपके किलो कैलोरी में है। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी हाई एनर्जी कंपाउंड्स अगर आपसे पूछता है तो फास्फोइनॉल पायरुवेट जो कि आपने ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा है, और फास्फोक्रिएटिनिन होता है, एटीपी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी एसिटाइल कोएंजाइम ए से भी आपको काफी एनर्जी मिलती है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ब्रेक होता है तो वहां पे थायोस्टर लिंकेज होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, हालांकि अभी काफी पार्ट्स ये बचे हुए हैं, मतलब इसमें काफी चार्ट्स लगे हुए हैं, तो काफी लंबा हो रहा है लेक्चर, ठीक है। तो कुछ चीजों जो बची है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बस एक चीज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे पूरा ईटीएस वगैरह पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट पढ़ लेंगे, क्रैप साइकिल पढ़ लेते हैं, लेकिन बीच में एक आपकी ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल आती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। इसको बच्चे स्किप कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि इसकी स्टोरी क्या होती है, तो ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल जो होती है, पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल जो होती है वो एक्टिव होती है इन द जर्मिनेटिंग सीड्स पे पाई जाती है, जो कि आपके प्लांट्स वगैरह में देखने को मिलता है, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। That can live on acetate as the sole carbon source. In plant the pathway takes place in the glyoxysame, एक आपका ऑर्गेनेल होता है, वहां पे होता है। It involves several citric acid cycle enzymes and two additional enzyme होते हैं जिसको हम आइसोसिट्रेट लाइज या मैलेट सिंथेज कहते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल जो होता है ये आपका क्रैप साइकिल से सिमिलरिटी रखता है। जर्मिनेटिंग, जी से ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल, जी से जर्मिनेटिंग फैटी सीड, इसमें पाया जाता है। किसमें होता है, ग्लाई ऑक्सीसोम में होता है, जो कि आपका पेरोक्सीसोम जैसे ही एक आपका ऑर्गेनेल होता है। इसके अलावा यहाँ पे सारा स्टेप सेम होता है, लेकिन यहाँ पे दो एक्स्ट्रा एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल में आपको दो एक्स्ट्रा एंजाइम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपका आइसोसिट्रेट लाइएज है और एक आपका मैलेट सिंथेज है। तो मैं भी इसको साइकिल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इसको देखिए, ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल द पास बाई पासिंग ऑफ द टू डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल मेक पॉसिबल द नेट फॉर्मेशन ऑफ द सक्सिनेट ऑक्सैलोएसिटेट एंड अदर साइकिल इंटरमीडिएट फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम है। ऑक्सैलोएसिटेट दैट फॉर्म्ड कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, कहानी क्या है, कि जब आपका एसिटिल कोएंजाइम है, जब आप क्रेब साइकिल पढ़ते थे तो वहां पे सबसे पहले आपका क्या बनता था, सिट्रेट वगैरह बनते थे, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है कि आपका सिट्रेट सिंथेज़ आपका एंजाइम आएगा, यहाँ पे आपका क्या बन गया सिट्रेट बन गया। यानी कि ये आपका 2 कार्बन का कंपाउंड था भैया, ये आपका सिट्रेट जो होता है ये आपका जुड़ गया। अब यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपका 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। लेकिन जब आप क्रेब्स साइकिल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि 6 कार्बन से पहले 5 कार्बन बनता है जो कि आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट ऐसे करके कुछ होता है, एग्ज़ैक्ट ध्यान नाम नहीं याद आ रहा। अल्फा कीटो हाँ, 5 कार्बन का ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उस स्टेप को बायपास कर दिया जाता है और ये आपका एक्कोनिटेज एंजाइम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि आपका Fe प्लस डिपेंडेंट एंजाइम होता है। यहाँ पर क्या होता है एक्कोनिटेज की मदद से ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, मतलब इसका कन्फर्मेशन डिफरेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे OH यहाँ पर था, OH अब यहाँ पर आ गया। फिर ये आपका लाइएज एंजाइम होता है जो आइसोसिट्रेट को ब्रेक करता है, यानी कि ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड टूट जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में और 2 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, ये आपका सक्सिनेट बन जाता है और ये 2 कार्बन जो आपका कंपाउंड है ये आपका ग्लाइऑक्सिलेट है। अब एक एस्टिल कोएंजाइम और यहाँ पे आता है जो कि जुड़ता है ग्लाइऑक्सिलेट से, तो 2-2 मिलके 4 कार्बन कंपाउंड मैलेट बनाते हैं और मैलेट डिहाइड्रोजनेज के साथ ये आपका ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। समझ में आ रही है बात? और ये सक्सिनेट जो होता है ये आपका क्रेब्स साइकिल को जाके ज्वाइन कर लेता है। समझ रहे हैं? तो कहानी ये होती है। तो ये जो स्टोरी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और बाकी जो आपका ऑक्सैलो एसीटेट जो आपका यहाँ पे बनता है, उसको यूज़्ड किया जाता है सिंथेसिस करने में, ग्लूकोज को वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह में बनाने में हम यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ पे आपको एडिशनल एंजाइम देखने को मिला वो आपका आइसोसिट्रेट लाइएज था जिसने ब्रेक किया और मैलेट सिंथेस था जिसने एस्टिल कोएंजाइम को यहाँ पे जोड़ा। तो यानी कि इस प्रोसेस में आपके 2 एस्टिल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल आपके लगे। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है। वर्टिब्रेट यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके वर्टिब्रेट या कह लीजिए कि एनिमल्स वगैरह में क्या होता है, हम लोगों के पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल नहीं होता है एंड कैन नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम एसीटेट और द फैटी एसिड दैट गिव राइज टू एसिटिल कोएंजाइम है। तो चूंकि हम लोगों के पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल नहीं होती है, इसी वजह से हम एसीटेट या एसिटिक एसिड वगैरह से या फैटी एसिड से हम ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि आपके बॉडी में कौन-सा ऐसा पाथवे है, कौन-सी ऐसी साइकिल है जो आपके बॉडी में नहीं है, तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट नहीं है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अब इसको पढ़ लीजिए, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये आपका सिट्रेट सिंथेज है, एकोनिटेज है, मैलोड डिहाइड्रोजनेज ऑफ द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और आइसोजाइम्स होते हैं बेसिकली ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। आइसोसिट्रेट लाइएज एंड मैलेट सिंथेज आपके यूनिक होते हैं। नोटिस दैट 2 एसिटाइल ग्रुप, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एसिटाइल के ग्रुप जो है जो कि आपके लाइट रेड के फॉर्म में दिए गए हैं इंटर द साइकिल एंड 4 कार्बन लीव एज ए सक्सिनेट के फॉर्म में क्या होता है निकलता है। द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल वर इलुसिडेटेड बाय कोरेनबर्ग एंड मैटसन इन द लेबोरेटरी ऑफ द हेल्स क्रैब। तो खैर उतनी स्टोरी में आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना याद रखना है एस्टिल कोएंजाइम ए से हमने बनाना शुरू किया जो कि पहले हमने सिट्रेट बनाया, 6 कार्बन बनाया, 6 को सीधा 4 और 2 में तोड़ दिया। सक्सिनेट जो होता है वो आपका क्रेब्स साइकिल में जाके जॉइन कर लेगा। बाकी इससे हमने वापस से ऑक्सैलो एसीटेट बना देंगे और ये ऑक्सैलो एसीटेट जो होगा ये जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। बस ये स्टोरी यहाँ पे आपकी चलती है। इसके बियॉन्ड आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी बची हुई है, तो वो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थोड़ा लंबा ये आपका सेशन हो गया है। बाकी अब ऐसे सेशन के लिए तैयार रहिए, मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी एफर्ट करिए। लास्ट के 5-6 दिन बचे हुए हैं, गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है? खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न आती है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।